आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एचटेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज हम एक उससे नेक्स्ट एडवांस लेवल का एक टॉपिक जिसको हम अरेज़ कहते हैं, तो C++ के अंदर आज हम देखेंगे अरेज़ क्या होती हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करना है और उनके एलिमेंट्स से क्या मुराद है, उनको कैसे डिफ़ाइन करना है और उनके अंदर एलिमेंट्स कैसे सेव करने हैं, कैसे रिट्रीव करने हैं। और इसके साथ हम देखेंगे कि मल्टीपल डायमेंशनल अरेज़ क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह कंप्लीट कोशिश करेंगे कि अरेज़ से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ख़ास तौर पे C++ के अंदर, तो उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरे आपके पास अरे क्या होती है। देखिए, अभी तक हमने ना वेरिएबल्स को यूज़ किया था प्रोग्राम के अंदर कि अगर हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक चाहिए एक डिफ़ाइन कर लेते हैं, दो चाहिए दो डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब अगर फ़र्ज़ कि आपको कोई तकरीबन कोई 50 चाहिए या 100 प्लस आपको वेरिएबल्स चाहिए और वो सारी की सारी इंटीजर ही चाहिए, तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि 1 बाई 1 आप उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, जो कि काफ़ी लेंथी काम है। तो दूसरा उसका हल होता है कि आप जहाँ पे सेम टाइप की वेरिएबल्स क्रिएट करनी हो तो आप उनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि उनकी पूरे एक ग्रुप को एक वेरिएबल का ख़ास नाम दे देते हैं और वो जो ग्रुप होगा, पूरे का पूरा जो ग्रुप होगा वो सेम डाटा टाइप का होगा। ठीक है, आप यूँ कह लें कि मल्टीपल वैल्यूज़ होंगे आपके पास और मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर आप कह लें कि सेम टाइप की इन अ सिंगल वेरिएबल हम उनको डिक्लेयर कर लेंगे। अच्छा, ये देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है, जितनी भी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर अरे एग्जिस्ट करती है। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जहाँ पे हमें डाटा की ग्रुपिंग करनी है सेम टाइप की, उसके लिए हम अरे को यूज़ कर लेते हैं। और अरे के अंदर जो आपके पास यूँ कह लें कि जो जितनी वेरिएबल्स क्रिएट होंगी उनको हम बोलते हैं डाटा आइटम्स या अरे आइटम भी कहते हैं। और उसमें फ़र्ज़ के इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, स्ट्रिंग का ग्रुप हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो कि जो अरे टाइप होगी वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या हमारी कुछ और यूज़र डिफ़ाइन टाइप्स जो आगे आप पढ़ेंगे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अरे एफ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और अरे एफ स्ट्रक्चर भी हो सकती है। वो जब हमारा टॉपिक आएगा स्ट्रक्चर का तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आप ये समझने की बात है कि आपने अगर जिस तरह आप अगर रियल टाइम एग्जांपल दूँ आपके पास, जिस तरह आपके पास जो एग्स हैं, फ़र्ज़ किया आपने 24 का एक यूँ कह लें कि एक पैक बनाया हुआ है, तो अब देखें कि हर उसमें से हर एक जो स्पेस है एक एग को शो करती है और पूरे का पूरा एक बंडल बन जाता है, तो 24 हो गया। या उसके 2-3 बंडल बना लें तो यूँ कह लें कि 48 हो गया। तो इस तरह से ग्रुपिंग आप कर लेते हैं। इसी तरह और काफ़ी केसेस हो सकते हैं जिसमें हम रियल टाइम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्रुप बना सकते हैं। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको बताई है कि जहाँ पे आपको 200 बंदों के नाम स्टोर करने हैं या 200 बंदों की सैलरी स्टोर करनी है या कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो बजाय उसके कि एक वेरिएबल अलग बनाएं, हम अरे बना लेंगे और अरे को एक नाम दे देंगे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होएगा कि मेमोरी के अंदर उसके अंदर जो नंबर देंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हम मेंशन करेंगे, या भी मैं आपको बताता हूँ कि डिक्लेयर करते वक्त कैसे मेंशन करना है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो आप डिक्लेयर करेंगे उतनी वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, इसका जो सिंटैक्स है ये देखें, नीचे मैंने यहाँ प्रोग्राम के अंदर एक अरे डिक्लेयर की हुई है।
सबसे पहले नंबर पे तो आएगी डाटा टाइप। फ़र्ज़ क्या मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप की एक अरे बनानी है, उसके बाद आएगा अरे नेम, और मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम्स, यानी कि ये एक ऐसी अरे है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले डाटा टाइप यहाँ पे आ गई, दूसरे नंबर पे अरे नेम, ठीक है जी, ये अरे नेम स्टूडेंट नेम्स हैं। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स और उनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि जितनी वेरिएबल्स आपने क्रिएट करनी है इस अरे के अंदर वो नंबर देना है, यानी कि जितने आपने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, डाटा एलिमेंट्स कह लें या अरे एलिमेंट्स कह लें, वो जितने एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, अब ये जो ही एग्जीक्यूट होगी ये वाली जो लाइन है, जो कोड है, तो मेमोरी के अंदर आप कह लें कि आपके पास 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ अरे के अंदर, मैंने ऑलरेडी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अरे को बड़ा डिटेल के साथ डिक्लेयर किया हुआ है, सॉरी उसकी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने मज़ीद डिटेल अरे की पढ़नी है तो देखनी है या समझना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और HTech IT एजुकेशन के वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसकी डिटेल। उसमें भी मैंने ये बताया था कि देखें अब 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से होगी, 0 से 3 तक ये 4 नाम हो गए। ये देखें, ये पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, 4 तक गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स होंगे उनमें से -1 कर लें तो इंडेक्सिंग निकल आएगी, और 0 से स्टार्ट होगी और 1 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि अगर 4 है, मैं 4 में -1 करें तो 3, इसी तरह 25 हैं, ठीक है जी, 25 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्सिंग जो होगी 0 से 24 तक होगी, ठीक है। तो अब इसको प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। अब डिक्लेयर करने के बाद मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू। मतलब मैंने फर्स्ट वन अगर एक्सेस करना है तो 0 दूंगा, अगर लास्ट वन करना है तो 3 दूंगा। और 3 क्यों दूंगा, मैंने अभी आपको रीज़न बताई है कि अरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट होती है 0 से, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है, तो 0 से स्टार्ट होकर 3 तक ये जाती है। और उसमें से किसी भी आइटम की अगर वैल्यू आपने असाइन करनी है तो उसको ये इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इसकी वैल्यू रीड करनी है तो रीड करते हुए फिर आप यही जहाँ पे आप सी आउट करेंगे तो ये उसको प्रिंट कर देगा, जैसे कि हम आगे देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमारा जो डिबगिंग है स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पास एक अरे डिक्लेयर हो गई है, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें ऊपर 4 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी अरे है, इस अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और फिर वो बता रहा है कि 0 1 2 3, यानी कि 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि अब ये जो पहला एलिमेंट है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, अब ये दूसरे के अंदर, अब ये तीसरे के अंदर और ये फाइनली चौथे के अंदर। अच्छा, अब उससे अगला टॉपिक आता है कि हम जो अरे एलिमेंट से एक्सेस करें कैसे करेंगे। उसके कई तरीक़ेकार हो सकते हैं। फ़र्ज़ कि आपके पास अगर 500 एलिमेंट्स हैं या 1000 एलिमेंट्स हैं तो उसका एक तो तरीक़ेकार ये है कि लूप के थ्रू। लेकिन अगर आप उनमें से कोई सिलेक्टेड एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए बड़ा आसान सा हल है। वो ये है कि आपने जिस लोकेशन के ऊपर आपने जो आइटम एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर दें और उसे एक्सेस कर लें। अब ये देखें, फर्स्ट स्टूडेंट नेम जो है, अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें नीचे यहाँ पे आपके पास आ गया, टर्मिनल में ये आउटपुट आ गई है कि फ़र्स्ट स्टूडेंट नेम जो है वो अकरम है, और जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर ये स्टोर किया था। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं लास्ट वाला देखता हूँ, यानी कि जो 4th नंबर पे है या इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर है, वो कौन सा है जी? वो आपके पास नासिर है, ठीक है जी। तो मिस्टर नासिर 4th नंबर पे थे, यानी कि जो इंडेक्सिंग 3 है उसके ऊपर थे, तो उसकी आ गई। अच्छा, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अच्छा जी, उसके बाद है ये तो इंडिविजुअल आइटम आप कोई भी ले सकते हैं। ये 0 लिए, 3 लिए तो आप बाकी जो 2 है
1 है, 2 है, तो वो भी आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे प्रिंट करना है या यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखें कि अगर आप इनको लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। वो उसका बड़ा आसान सा हल है कि आप ये देखें कि फार लूप जिस तरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। हम एक काउंटर स्टार्ट करेंगे 0 से और लेस देन या इक्वल होगा, यानी कि कंडीशन जो चलनी है वो 3 तक चलनी है, ठीक है जी। लेस देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है, इससे आई की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती और हर दफ़ा हम उसको इंक्रीमेंट करा देंगे। अच्छा जी, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और अब ये देखें कि हम लूप के थ्रू ना एक्सेस कर रहे हैं इसको, तो इसकी आउटपुट चेक करेंगे क्या आती है। देखें जी, स्टूडेंट नेम एट द इंडेक्स 0 इज़ अकरम, ये देखें उसने। अब ये दूसरा है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है ना, ये देखें ये स्टूडेंट नेम है और उसमें आई दे दिए। अब मैंने ऊपर मैंने 0 या 3 दिया था, यानी कि जो नंबर थे डायरेक्ट मैंने वो प्रिंट किए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिए। रीज़न क्या, रीज़न किया कि अब वो जो नंबर है मैंने इंटीजर नंबर वो मैंने लूप के अंदर रखा दी है, ठीक है। अब इस ये जो मैकेनिज़्म है इसके एलिमेंट्स, अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का, वो ये है कि ये 1 के लिए भी हो सकता है, 50 के लिए भी हो सकता है और 5000 के लिए भी हो सकता है एंड सो ऑन। जितने भी आपका नंबर है डिपेंडिंग अपॉन योर एलिमेंट्स नंबर, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये पहला प्रिंट हो गया, अब ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरा हो गया एंड द फोर्थ वन इज़ मिस्टर नासिर, तो वो प्रिंट हो गया। अच्छा जी, अब ये बाहर आ गया। अब जो ही मतलब ये लूप मुकम्मल हुआ तो बाहर आ गया। तो अभी तक हमने 2 तरीक़ेकार देख ली कि अगर आपने अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, यानी कि अरे के अंदर जितनी वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं उनमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है जो कि हमने ग्रुपिंग कर दी और सेम डाटा टाइप्स की हैं, उनको एक्सेस करना है, तो आपने क्या करना है कि एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप इंडेक्स के थ्रू, दूसरे नंबर पे ये भी इंडेक्स के थ्रू ही है, लेकिन वो डायरेक्ट आपने मतलब कॉल कर लिए अरे और उसका इंडेक्स नंबर दे दिए। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, वो जो इंडेक्सिंग है उसको भी वेरिएबल के थ्रू हैंडल कर दिए और ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद आता है कि अगर आप अरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। बहुत आसान है जी। जिस तरह वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करा सकते हैं, इस तरह अरे को भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। मैंने एक नई अरे बनाई है और उसका नाम रखा है स्टूडेंट्स, और ये भी मैंने इसकी जो लेंथ है वो 4 रखी है। अच्छा, इसके अंदर अब ये देखें, इसका जो सिंटैक्स है वो इक्वल साइन आएगा और ये करली ब्रेसेस आएंगी आपके पास। करली ब्रेसेस के अंदर आपने पहले आइटम, फिर आपने कॉमा, फिर दूसरा आइटम, फिर कॉमा, फिर ये तीसरा आइटम, तीसरे आइटम से मुराद उसकी वैल्यू, तीसरे आइटम की वैल्यू, फिर ये चौथा आइटम और उसकी वैल्यू। ठीक हो गया जी। इससे क्या होएगा कि आपकी अरे डिक्लेयर भी हो जाएगी, मेमोरी के अंदर क्रिएट भी हो जाएगी और उसको वैल्यूज़ भी असाइन हो जाएंगी। अभी मैं चेक कराता हूँ कैसे। ये देखें जी, ये आपके पास अरे बन गई। अब मैं लूप के थ्रू ना चेक करता हूँ कि क्या ऊपर ये जो मैंने अरे डिक्लेयर भी कर दिए, वैल्यूज़ भी असाइन कर दिए, तो क्या ये प्रिंट हुआ, वैल्यूज़ उसके अंदर असाइन हुई हैं कि नहीं हुई। तो पहले ये देखें कि अब ये नीचे वाला जो है नासिर, वो पिछली वाली लूप थी, अब ये नई स्टार्ट होगी है स्टूडेंट नेम एट इंडेक्स 0 इज़ हाशिम। ठीक है जी। तो इस तरह से, ठीक है जी। और लास्ट वन जो होगा वो अभी वो होगा आसिफ। ये आसिफ आ गया जी। ठीक है जी। तो ये हो गया जी, अरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद है जी किसी भी अरे एलिमेंट को बाद में चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। ये देखें, अब ये स्टूडेंट्स 1 नंबर पे जो है वो असलम है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं साकिब रखवा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उस अरे का जो रिलेटेड आपका आइटम होगा
उसके अंदर डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। अब ये मैंने एक्सेस किया जी, इस अरे को एक्सेस किया और इसका इंडेक्स ये वाला है जिसके ऊपर जिस पॉइंट पे ये असलम पड़ा, असलम की वैल्यू मतलब असलम स्टोर था नाम, तो अब उसकी जगह साकिब आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो है चेंज, आप किसी भी अरे एलिमेंट की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे इंटीजर। वो पिछली जो एग्जांपल देखी है वो हमने देखी है स्ट्रिंग टाइप्स की। ठीक है जी। तो अब हम आगे देखते हैं कि इंटीजर टाइप्स की अगर वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो कैसे करते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसको, कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल एज के नाम से इंटीजर वेरिएबल, बल्कि यूँ कह लें कि अरे क्रिएट की है। ठीक है, और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 4 वेरिएबल्स उसमें बन गई हैं और उनकी हर एक वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर है। ऊपर इसी तरह था कि 4 वेरिएबल्स बनी थी स्ट्रिंग टाइप की, यानी कि 4 वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप की बनी थी, उनमें से हर एक की जो डाटा टाइप थी वो स्ट्रिंग टाइप थी। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं ये अब इस केस में ये कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट CN के थ्रू वैल्यू रखवा के देखता हूँ क्या इसके थ्रू वैल्यू एक्सेस होती है। अब फ़र्ज़ किया मैं जनाब यहाँ पे कर देता हूँ 18, सॉरी यहाँ पे नहीं, टर्मिनल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे 18। अभी पहले एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वो आपके पास, हाँ अब ये 18। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद जी, अब उसके बाद दोबारा अब मैं इसको ना, अब मैं कर देता हूँ, इधर आ जाता है, सॉरी इधर लिखना है, 20 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मुझसे अगली वैल्यू मांग रहा है, 21 कर लेता हूँ, अब 22 कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये सारी वैल्यू CN के थ्रू मैंने गेट करा ली हैं और ये जो आपके पास अरे थी, अब ये देखें जब मैं कर्सर लेके गया हूँ इस अरे के ऊपर तो आपका जो 0 एलिमेंट है उसके ऊपर 18 पड़ा हुआ है, 1 एलिमेंट 20 पड़ा हुआ है, 2 एलिमेंट 21 पड़ा हुआ है और 3 के ऊपर आपके पास 22 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये देखें ये पॉपुलेट हो गई है अरे। अच्छा, अब लूप के थ्रू मैं ये जो नाम एजेस हैं इनको डिस्प्ले कर लेता हूँ, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ डायरेक्ट। ये देखें यू एंटर्ड 18, 20, 21, 22 जो मैंने एंटर की थी। अच्छा जी, अब इससे एक और अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि हम अगर अरे का साइज़ चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखें जी, अभी सबसे पहले मैंने एक अरे डिक्लेयर की जी इंटीजर माई नंबर्स की, उसमें वैल्यू रखा दी जी 10, 20, 30, 40 एंड 50, यानी कि इसके अंदर अब 5 एलिमेंट मैंने रखा दिए हैं। मेरे पास एक फंक्शन है साइज़ ऑफ का। साइज़ ऑफ क्या करता है, ये फंक्शन है, इसके अंदर हम आगे हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बस अभी आप ये समझ लें कि रिजर्व वर्ड है या की वर्ड है इसका C++ लैंग्वेज का जो हम यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें इसने जी इसका जो साइज़ दिया है वो 20 दी है, हालांकि हमारे जो अरे साइज़ है वो तो 5 है, तो ये 20 क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि ये बाइट्स में ये जो अरे है वो ये बता रहा है कि इस अरे, ये जो अरे है इसका जो मेमोरी के अंदर साइज़ है वो कितना है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये स्पेस कितनी ले रहा है, बाइट्स कितने ले रहा है। तो चूंकि हर इंटीजर वेरिएबल जो होती है वो 4 बाइट्स की होती है, तो 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, 8, 12, 16 और 20, यानी कि 20 बाइट्स की ये अरे है। इस वजह से जब उसने हमने साइज़ ऑफ के थ्रू कॉल किए उसका साइज़, तो उसने 20 दे दिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अब ये कैसे चेक करूं, फ़र्ज़ कि अगर 100 है, मुझे अभी पता नहीं है कि ये जो अरे है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो कैसे चेक करूं। तो वो बहुत आसान है, हमें पता है अगर हमारे पास ये टोटल साइज़ आ गया तो ये हमें पता है कि इनमें से हर एक साइज़ 4 का है, तो टोटल को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जी इसकी लेंथ आ जाएगी। अभी चेक करते हैं जी, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने वो पहले एक दफ़ा कॉल किया, उसके थ्रू ये आ गई हमारे पास टोटल बाइट्स आ गए, और हमें पता है कि एक बाइट
अगर नहीं भी पता तो ये देखें हम फिर वो कॉल कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर दें फिर भी वही रिज़ल्ट आएगा। और अगर आप फिर आगे इंटरनली उस फंक्शन के थ्रू अगर इंटीजर की जो टाइप है और उसके बाइट्स हैं वो आप उसके थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये देखें इसके अंदर वैल्यू अब आ गई है आपके पास 5, तो ये देखें वो जो ये है इसके भी लेंथ 5 है और ये भी देखें 5 आ गई। तो अगर इसे सी आउट अब करेंगे तो अब जो वैल्यू है, पिछली दफ़ा 20 आई थी तो अब जो आएगी वो देखें ये 5 आ गई है। अच्छा जी, ये तो हो गया साइज़, यानी कि मेमोरी स्पेस कितनी अरे कितनी लेती है। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने मालूम करने हों, ख़ास तौर पे अगर इंटीजर टाइप की है तो उस केस में, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की है या किसी और डाटा टाइप की है तो उसका तरीके का डिफरेंट होगा। अभी हमने जो देखा है एक इंटीजर टाइप अरे का देखा है हमने। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर मैं अरे साइज़ मेंशन ही नहीं करता, उसे ओमिट कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा। देखें यहाँ पे मैंने एक अरे डिक्लेयर की है स्ट्रिंग टाइप की, उसका नाम लिखा है कार टाइप्स, और यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितना है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको तीन एलिमेंट्स की ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। पहले नंबर पे होंडा सेव हो जाएगा, सुजुकी और टोयोटा तीसरे नंबर पे। तो ये देखें अभी हम चेक करते हैं जी, ये हो गया, ठीक है जी, ये क्रिएट हो गई। देखें इसके 3 एलिमेंट्स आ गए। और अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो अभी टाइम की बचत के लिए मैं आगे चल रहा हूँ, अब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टोर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आप अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं और बग़ैर उसकी वैल्यू दिए वो ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट कर देगा। लेकिन ये 3 एलिमेंट करेगा, चौथा एलिमेंट करना तो फिर नया सिरे से आपको दोबारा इसे डिफाइन करना पड़ेगा जी। अच्छा, उसके बाद ये एक और चीज़ है, वो है मल्टी डाइमेंशनल अरेज। इसको अरे ऑफ अरेज भी कहते हैं। अच्छा, इसमें अभी तक पीछे जो आपने देखे ना वो सिंगल डाइमेंशनल अरे थी, ठीक है। मल्टी डाइमेंशनल में क्या होता है कि आपके पास एक मेन अरे होता है और हर अरे के फिर आगे आइटम होते हैं। वो क्या सही है, देखें मैंने एक 2 डाइमेंशनल अरे क्रिएट की है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, ये सबसे ऊपर वाली ब्रैकेट जो हैं ये देखें, इसके अंदर फिर आगे 2 रोज़ हैं, 1 नंबर और ये दूसरा, लेकिन ये भी कामा सेपरेटेड, यानी कि एक जो ही मुकम्मल हुई है तो फिर उससे कामा के थ्रू। तो ये आपका पूरे का पूरा जो सेट है ये पहले आपकी आउटर अरे जो है या मेन अरे है उसको बता रहा है कि उसका पहले ये 0 एलिमेंट है, और ये जो उसके बाद फिर अगला सेट है ये उसका 1 एलिमेंट है। यानी कि पहला जो आपका ये वाली जो पहली डाइमेंशन है जिसके अंदर हमने 2 मेंशन की है, तो ये सेट एक 0 को और ये 1 को, यानी कि 2 एलिमेंट्स इस तरह हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इनमें से हर एक एलिमेंट अगर मैं इसको रेफर 0 कर देता हूँ तो 0 का मतलब ये है कि अब पहली लाइन के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे 0। लेकिन ये अभी नामुकम्मल है, चूँकि 2 डाइमेंशनल अरे है तो फिर मुझे साथ उससे अगला जो एलिमेंट है वो भी बताना पड़ेगा कि वो 0 वाला है, 1 वाला है, 2 वाला है या 3 वाला है, ठीक है। इसी तरह सो ऑन। फिर उसके बाद ये पहला एलिमेंट मुकम्मल जब होगा, अब जो ही मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, और वो ये बता रहा है कि आप की जो मेन अरे है उसके दूसरे एलिमेंट के ऊपर जा चुके हैं। ये पूरे का पूरा सेट जो है आपको एक एलिमेंट 2 डायमेंशन अरे के अंदर डिफाइन कर रहा है। अब दूसरे के अंदर यानी कि अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 हो तो 1 के अंदर 0 लूँगा तो ये आएगा, 1 लूँगा तो ये आ गया, 2 ये और 3 ये। अभी चेक कर लेते हैं जी क्या ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ओके है कि नहीं है। ये हमारे पास अरे डिक्लेयर हो गई है जी। अब ये देखें, अगर आप 2 डायमेंशनल अरे के अंदर जब जाएंगे तो आपके पास 2 एलिमेंट शो हो रहे हैं। अब जो ही पहले एलिमेंट 0 और 1 देखें, यहीं पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा सा गौर करें। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, एडवांस लेवल टॉपिक है, लेकिन ज़ाहिर है अब चूँकि काफ़ी इसमें हम काम कर चुके हैं C++ प्रोग्रामिंग में,
तो उम्मीद है उसकी आप समझ आई होगी। बाय द वे, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इससे अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अच्छा, ये अब ज़ीरो आइटम के अंदर आप जब इसे ओपन करते हैं तो आप देखें 0 1 2 3 यानी कि 4 आइटम्स और आ गए। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ जी। दोबारा जाता हूँ, अब मैं दूसरे पे जाता हूँ। दूसरे पे जब मैं गया, दूसरे पे जब मैं गया हूँ तो उसको जब ओपन किए तो अब देखें कि उस आइटम में भी फिर आगे 4 आइटम। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 2 डायमेंशनल कैसे काम करती है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे मैंने अब सी आउट करा रहा हूँ, इसका पहला एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि पहले को 0 रख लिया इस सारे में। ये देखें पूरे का पूरे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें पहला जो एलिमेंट है ना 0। 0 का मतलब ये है कि पहले वाला जो उसका मेन अरे है उसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। अब उसके अंदर फिर मज़ीद इन डेप्थ जब उससे अगली लेवल पे जाऊँगा तो फिर मैं पहले बताऊँगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। चलें जी, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए जी ए। ये देखें जी ए आ गया, अब बी आ गया, अब सी आ गया और अब डी आ गया। ठीक है जी, अब एंडल कर लेते हैं, उससे अगली लाइन पे चले जाते हैं। और अब ये देखें, ये 0 वाला यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स मैंने 0 से स्टार्ट किया और 0 पहला जो उसका डायमेंशन था वो 0 पे रखा। दूसरा जो डायमेंशन है वो मैंने चेंज किया, 0 1 2 3। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब दूसरे डायमेंशन का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे ई आना चाहिए। ये देखें नीचे आपके पास आउटपुट ई आ गई, ये आपके पास एफ आ गई, ये आपके पास जी आ गई और ये सो ऑन। अच्छा जी, तो ये तो थी 2 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि एक मेन अरे होती है और एक सब अरे होती है। दूसरे लफ्ज़ों में रोज़ और कॉलम होते हैं। ठीक है जी, तो इनको एक्सेस कर सकते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसका एक तरीक़ेकार और है कि लूप के थ्रू भी, लूप के थ्रू आप एक आउटर लूप लगाएंगे और एक इनर लूप लगाएंगे। इसको बोलते हैं आउटर लूप और इसको बोलते हैं इनर लूप। ये जो पहला लूप है उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की आई इज़ लेस देन 2 यानी कि 0 और 1 तक चले, आई प्लस प्लस। फिर मैंने जी यहाँ पे एक और वेरिएबल इनर लूप के अंदर डिक्लेयर की जे, उसको 0 रखा और जे लेस देन 4 एंड जे प्लस प्लस। यहाँ पे जाके ये देखें, अब ये जो वही मेरे वाली जो ऊपर मैंने मैनुअली लिखा था उसको लूप के थ्रू हैंडल कर रहा हूँ कि देखें ये सब केस में 0 चल रहा है पहले सेट में। इधर भी ऐसे होगा। वो कैसे, पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो जो आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो आई की वैल्यू 0 होगी। अब ये बार बार चलता रहेगा तो वो 0 रहेगी और जो जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि हमने दूसरी वैल्यू को चेंज करना था। तो नीचे भी वही हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको चेक कराता हूँ और मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। उम्मीद है कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और ये जनाब, अब ये देखें आई की वैल्यू अब मेरे पास है 0। ठीक है जी, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू भी 0 है। अब इसका मतलब ये कि 0 और ये 0 ये पहला एलिमेंट है उस अरे का, ये इसको रेफ़र कर रहा है ए को। तो अभी अगर डिस्प्ले होगा तो ए डिस्प्ले होगा। ये देखें ये ए डिस्प्ले हो गया जी। अब देखें इनर लूप, फिर दोबारा ज़ाहिर है जब तक इनर लूप अपना जो सर्कल है कंप्लीट नहीं करेगा वो ऊपर वाले लूप के पास नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, इनर आउटर लूप्स भी बोलते हैं और नेस्टेड यानी कि लूप विद इन लूप। अच्छा, अब ये दोबारा चलेगा। अब इसकी वैल्यू होगी जी, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, ये आई 0 है, चूँकि आई तो 0 है, जे 1 पे आ गया। अब ये देखें बी आ गया नीचे, बी सी ये डी। अब ये मुकम्मल करके ना, अब इसकी जो ही वैल्यू अभी 3 है, अब ये देखें इसकी वैल्यू 4 हुई है तो बाहर आ गया। अब इससे अगली स्टेटमेंट जो थी, हालांकि ये लूप का पार्ट है इस वजह से
तो अब ये देखें आई की वैल्यू अब जो आके 1 हो जाएगी। अब 1 के लिए चलना लूप इसी तरह चलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें EFGH, ठीक है जी। तो ये तो था जी हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे, और 2 डायमेंशनल अरे को कैसे एक्सेस करते हैं। तो एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।